आवाज़नामा चैनल पर खुश आमदीद। कितने खूबसूरत थे वो दिन, हर गम और फिक्र से बेनियाज। हम बचपन के मासूम ज़माने में मगन रहा करते थे। वो दिन मुझे बहुत याद आते हैं जब हम 3 सहेलियां साथ स्कूल जाया करती थी। रास्ते में बातें करती जाती, रास्ता ख़त्म हो जाता और पता भी ना चलता कि स्कूल का गेट आ जाता। इन दिनों हम डेरा गाजी खान में रहा करते थे। मैं और ताहिरा एक ही महल्ले में रहती थी, जबकि सारा का घर हमारे साथ वाले ब्लॉक में था। उससे पढ़ने का बहुत शौक था। सुबह वो अंधेरे उठ जाती, अपनी दादी के साथ नमाज पढ़ती और फिर नाश्ता करके स्कूल के लिए तैयार हो जाती। अभी मैं नाश्ता कर रही होती कि वो आ जाती। सारा की दादी का ताल्लुक जमींदार घराने से था, लेकिन शोमेर किस्मत के उनके बड़े बेटे ने बाप के मरते ही जमीन और जायदाद फरोख्त करना शुरू कर दी। इन दिनों सारा के वालिद और चचा कम उम्र थे और वो बड़े भाई के तसल्लुत में थे। ताया से डरते थे और कुछ ना बोल सकते थे। सारा के इस ताया का नाम कलीम था। कलीम बहुत मौजूर इंसान था। वो माँ का कहना ना मानता। बाप ने इसे बहुत लाड दिया और ऐश भरी जिंदगी दी तो वो अय्याशी का आदी हो गया। बाप की वफात इसके लिए ईद का पैगाम साबित हुई और अब वो और ज्यादा आज़ाद और अय्याश हो गया। उसने अपनी वालिदा और छोटे भाइयों का कुछ ख्याल ना किया। चंद सालों में ही विरासती जायदाद पर पानी फेरकर सारे कुंबे को इफलास के अंधेरों में धकेल दिया। पहले तो सारा का घर बहुत बड़ा और शानदार था, फिर उसे बेचना पड़ गया तो ये लोग छोटे से घर में मुंतकिल हो गए, जो कि दादी ने अपने जेवर फरोख्त करके खरीदा कि उनके बच्चे दरबदर ना हों। कलीम तो निकम्मा और आकिबत ना अंदेश था। सबको कौड़ी कौड़ी का मोहताज करके खुद उनके टुकड़ों पर पलने लगा, लेकिन इसकी आदत फिर भी शाहाना रही। जब रकम की जरूरत होती, घर में दंगा फसाद करता और छोटे बहन भाइयों को मारता पीटता। यूं माँ से रकम खसूट लेता। सारा के बाबा पहले नौकरी नहीं करते थे। बाप की वफात के बाद मजबूर होकर एक मामूली नौकरी करने लगे, अपनी माँ और बीवी बच्चों का पेट जो पालना था। सारा के चचा की उम्र इस वक्त 12 बरस थी और नाम सलीम था। वो 8वीं का तालिब इल्म था। मेरी सहेली के बाबा चाहते थे कि किसी तरह मेरा ये छोटा भाई पढ़ लिख जाए ताकि यही आइंदा हमारे कुंबे का सहारा बने, हमारे खानदान की साख संभाल ले। सारा के बाबा नौकरी करते रहे, जिससे घर का गुजारा होता रहा। कलीम नशे में पड़ गया। एक रोज जुए के अड्डे पर झगड़ा करते हुए इसके हाथ से एक जवारी जिंदगी की बाजी हार गया। पुलिस कलीम को पकड़ कर ले गई। बच्चे जितने भी बुरे हों, चाहे कातिल ही क्यों ना हों, माँ के दिल से बच्चों की मोहब्बत कम नहीं होती। सारा की दादी कलीम के लिए तड़पने लगी। ये इसका बड़ा बेटा था, बावजूद बुरी रविश के वो उसे प्यारा था। सारा के वालिद को मजबूर किया कि ये मकान फरोख्त करके कलीम के लिए वकील करो और इसे फांसी लगने से बचा लो। हम किराए के मकान में रह लेंगे और अल्लाह ने चाहा तो फिर मकान बनाएंगे, मगर मेरा बेटा वापस ना आएगा। माँ के मजबूर करने पर सलीम अंकल को मकान फरोख्त करना पड़ा और वो एक बोसीदा से मकान में किराए पर रहने लगे। रुपया कलीम के मुकदमे पर खर्च हो गया, लेकिन फिर भी कलीम को फांसी हो गई। इस घराने के लिए बड़ा सानिहा था। सब महल्ले वाले अफसोस के लिए सारा की दादी के पास गए। मेरी वालिदा भी गई। हर किसी को दुख हुआ। ये बूढ़ी औरत अपने बेटे के हाथों जिंदा दरगोर होकर भी उसकी मौत से किस कदर निढाल है। इन दिनों सारा 4th क्लास में मेरे साथ पढ़ती थी। इसके 2 भाई और 2 बहनें और भी थीं। इसकी वालिदा सिलाई करके घरेलू जिम्मेदारियां पूरी करने की खातिर शौहर और सास का हाथ बटाती थी, जबकि इसकी बेवा इद्दत पूरी करते ही अपने मेके चली गए। वक्त भी बहुत जालिम साबित होता है। एक रोज सारा के बाबा काम पर जा रहे थे कि उनकी मोटरसाइकिल एक तेज रफ्तार वैन की जद में आ गई और वो बुरी तरह जख्मी हो गए। जान तो बच गई, लेकिन 6 माह अस्पताल में रहे। जब वो घर आए, माजूर हो चुके थे, नौकरी छूट गई थी। सारा के चचा ने चाहा कि पढ़ाई छोड़कर मजदूरी कर ले और कुंबे की डूबती कश्ती को सहारा दे, मगर अंकल सलीम ने छोटे भाई को ऐसा न करने दिया। मजबूर किया कि वो तालीम को जारी रखे, क्योंकि अब यही लड़का उनकी उम्मीद का आखिरी सहारा था। उनका ईमान था कि बुरे भले दिन जो तुम गुजर ही जाते हैं, मगर इंसान को हिम्मत ना हारनी चाहिए, बिलाखिर अच्छे दिन वापस आ जाते हैं। सारा का चचा मेहनत से पढ़ता था, क्योंकि इसको घर के हालात का एहसास था। दादी बूढ़ी थी, कोई काम ना कर सकती थी। अब घर का बोझ सारा की वालिदा पर था।
वो सिलाई करके 2 वक्त की रोटी बमुश्किल पूरी करती थी। कभी घर में फाके भी हो जाते, लेकिन सारा हमको कुछ ना बताती, ताहम वो रोज बरोज कमजोर और जर्द होती जाती थी। हालात से मजबूर होकर एक दिन उसकी माँ एक स्कूल में गई। चूंकि प्राइमरी पास थी, टीचर तो लग ना सकती थी, अलबत्ता वहाँ एक आया की जगह खाली थी। ये नौकरी भी इस शरीफ मेहनतकश औरत ने कबूल कर ली ताकि अपने बच्चों और देवर को पढ़ा सके। वो स्कूल की आया हो गई, जिसके बदले में इसी स्कूल में उसके 2 बच्चों को मुफ्त तालीम की सहूलत मुयस्सर आ गई। सारा अब 5वीं में थी। एक दिन इसकी वालिदा को एक स्कूल टीचर ने कहा कि हमारे घर के पास एक ऑफिसर रहते हैं, इनकी बीवी को एक बच्ची बतौर मुलाजमा दरकार है। अमीर लोग हैं, वो अच्छे पैसे देंगे। अगर तुम अपनी कोई बेटी वहाँ मुलाजिम करवा दो तो तुम्हारे माशी मसले काफी हद तक हल हो जाएंगे। सारा की वालिदा आंटी रुकया ने कुछ सोचा और सारा से मशवरा किया, क्योंकि वही बड़ी बेटी थी। मेरी दोस्त ने फौरन हामी भर ली, लेकिन एक शर्त पर कि वो सुबह स्कूल जाएगी और वापसी के बाद इस बेगम के घर का काम काज करेगी। सारा चूंकि शुरू से हमारे स्कूल में पढ़ती थी, लिहाजा इस बात का इल्म किसी को न था कि इसकी माँ स्कूल की आया बन गई है और सारा एक अमीर घराने की चाइल्ड लेबर हो गई है। जिस बेगम के पास टीचर ने इसको मुलाजमा रखवाया था, उसने पूरे 2 साल का खर्चा इकट्ठा अदा कर दिया। ये एडवांस 1 लाख के करीब था। बदले में सारा की जिंदगी गोया 2 बरस तक इसके हाथों में रहन रख दी गई। इस 1 लाख से इसकी वालिदा ने छोटा सा प्लाट खरीद लिया, क्योंकि वो मकान का किराया अदा न कर सकते थे, और सारा की मालिकन ने कहा था, अगर तुम 2 साल और बच्ची को मेरे पास रहने दोगे तो मैं इस प्लाट पर आप लोगों को 2 कमरे भी तामीर करा दूंगी। सारा अब रोज सुबह अपनी मालिकन के घर से स्कूल आती और वापस इसी के घर चली जाती। यूनिफॉर्म बदलकर वो बेगम के काम करती, रात को 10 बजे के बाद बैठकर स्कूल का काम करती और उनके घर सो जाती। जब वो सुबह बेदार होती, बेगम सो रही होती, वो बगैर खटका किए तैयारी करती और पढ़ने आ जाती। वो अक्सर भूखी रहती थी और हम सहेलियों को कुछ ना बताती, तभी रोज बरोज कमजोर होती जाती थी। बगैर नाश्ता किए रोजाना स्कूल आना भी एक इम्तिहान था। वो एक लायक तालिबा थी, इन हालात में भी दिल लगाकर क्लास में पढ़ रही थी। अब वो पहले जैसी नहीं रही थी, जैसे किसी ने इसका बचपन और शौकियां छीन ली हों। वो बहुत संजीदा और बुर्दबार हो गई थी। फ्री पीरियड में जब हम मस्ती खेलती और कैंटीन जाकर खाती पीती, वो ग्राउंड में बैठकर किताब खोल लेती और पढ़ती रहती। पहले तो हम इसका मजाक उड़ाते कि किताबों का कीड़ा बन गई है, शायद जिला में अव्वल पोजीशन लेने का इरादा है। जब उसने हमारे किसी मजाक का जवाब न दिया तो हम भी खामोश हो गए और इसे इसके हाल पर छोड़ दिया। एक रोज वो स्कूल आई, इसके हाथों पर नील पड़े थे, बाजू भी जख्मी था। मैंने पूछा, सारा ये तुमको क्या हुआ है? सारा से बैठा न जा रहा था, ताहम वो न बोली, जैसे लब सी लिए हो। तुमको कैसे चोट लगी जो दर्द की वजह से बुखार हो गया? बहुत पूछा, नहीं बताया कि एक अमीर घर में नौकरानी हूँ, बेगम ने मारा था। हाथों की हथेलियों पर और सीढ़ी से धक्का दिया तो बाजू जख्मी हो गया। ये बातें हमको बाद में पता चली। सारा को इज्जत नफस का एहसास था। वो इन दिनों अपने हालात सबसे छुपाती थी, हालांकि मालिकन इससे बहुत बुरा सलूक करती थी। इसे खाने को पूरा न देती, वो घंटों सर्दी में कपड़े धोती और उसके बच्चे संभालती, उनके फीडर धोती। गंदे कपड़े वो इससे ठंडे पानी से धुलवाती। अपने कपड़े इस्त्री कराती, जूते पॉलिश कराती, गरज 1 मिनट इस बेचारी को बैठने न देती। स्कूल से जाकर रात के 10-11 बजे तक वो इससे जर खरीद लौंडी की तरह काम लेती और हर वक्त डांटती। बेगम इसको रोते देख लेती तो और मारती, डंडे से पिटाई करके कहती, खबरदार तुमको रोता ना देखूं। वो ये सब कुछ सहती रही, सिर्फ तालीम हासिल करने की खातिर, क्योंकि जानती थी जब तक पढ़ ना लेगी हालात अच्छे ना हो सकेंगे। जो 2 साल गुजर गए, मुआहिदा खत्म हुआ तो सारा की वालिदा इसको लेने गई। बेगम ने कहा, अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे सारा की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो मैं हसब वदा तुम्हारे प्लाट पर 2 कमरों और किचन की तामीर के लिए सामान दे देती हूँ। 2 साल और उसको मेरे पास रहने दो, तुम्हारा घर बन जाएगा और मेरे बच्चे कुछ और बड़े और समझदार हो जाएंगे, फिर तुम इसको ले जाना। सारा की वालिदा ने कुछ सोचकर ये सौदा मंजूर कर लिया।
ये एक बड़ी कुर्बानी थी जो उसकी बेटी दे रही थी, लेकिन बदले में रहने को ठिकाना बन रहा था। फिर सारा को बेगम ने स्कूल पढ़ने की इजाज़त दे रखी थी। इन गरीबों के लिए यही बहुत था, तनख्वाह भी एडवांस मिल जाती थी। एक बार बेगम शादी की तकरीब से आई तो जेवर घर में कहीं रखकर भूल गए। रात देर से आई थी, सुबह याद ना रहा। अलमारी खोली, जेवर ना मिला तो सारा से पूछे। इसने कहा, बाजी मैंने नहीं देखा, मुझे खबर नहीं है अपने कहाँ रखा है। बेगम पहले भी अपने सोने के टॉप्स और अंगूठी वगैरह मेज पर डाल देती तो सारा संभाल लेती और बेगम के हवाले कर देती थी। मैंने रात सिंगार मेज की दराज में रखा था, नींद आ रही थी। अब जेवर वहां नहीं है, अलमारी में भी नहीं है, यकीनन तुमने छुपाया है। मुझे ढूंढ कर दो वरना जान से मार डालूंगी। सारा दिन जेवर ढूंढा मगर ना मिला। घर में होता तो मिलता, वो तो साहिब ने सुबह दफ्तर जाते हुए जेब में डाल दिया था। बेगम को सजा देने के लिए कि वो लापरवाह थी, अपनी कीमती चीजों को इधर उधर डाल देती थी और साहिब कहते थे कि उन चीजों को फौरन संभाल कर उनकी जगह रखा करो और लाक कर दिया करो। कोई चीज कीमती सामने धरी हो तो घर में कई लोग आते जाते हैं, कोई भी ले जा सकता है। बेगम का ध्यान साहिब की तरफ न गया। उसने सारा पर चोरी का शुबा करके उसे खूब मारा पीटा और स्त्री से कमर दाग दी, लेकिन वो बेचारी कैसे कबूल कर लेती जब उसने जेवर उठाया ही ना था। तुमने इसलिए छुपाया है कि जब तुम्हारी माँ मिलने आएगी इसको दे दोगी। मैं खूब जानती हूँ, ये बेगम का मफरूजा था। सारा को जब स्त्री से दागा उसकी चीखें पड़ोसियों ने भी सुनी, मगर वो बेजमीर फिर भी चुप रहे कि किसी के घर के मामले में कैसे मुदाखलत करें। शाम को साहिब आए तो सारा फर्श पर पड़ी सिसक रही थी। उन्होंने बीवी से पूछा, उसे क्या हुआ है? इस मर्दूद ने जेवर छुपा लिया है जो कल रात में शादी में पहनकर गई थी, क्योंकि घर में उसके सिवा और कोई नहीं है। अच्छी तरह ढूंढा है, कहीं रख कर भूल गई हो, तुम्हें भूलने की आदत हो गई है। अच्छी तरह ढूंढा है, कहीं नहीं है, सारी अलमारी छान ली है। तुमने नाहक इस बेचारी को जदोकूब किया है। ये लो जेवर। तुमको सबक सिखाने को थोड़ी देर के लिए परेशान किया था। उन्होंने जेवर निकालकर बीवी के हवाले कर दिया। सबक बेगम को क्या मिला, बेचारी सारा की जान पर बन गई। कई दिन तक जख्म तकलीफ देते रहे और बेगम खुद ही मरहम लगाती थी ताकि किसी को पता ना चले। इन दिनों भी 10 रोज तक वो स्कूल ना आ सकी, जिसकी वजह से पढ़ाई में बहुत पीछे रह गई। अब वो लायक से नालायक तालबा हो गई। टीचर्स भी डांटती कि तुम क्यों इस कदर लापरवाह होती जा रही हो। बड़ी क्लास में आ गई हो, आगे बोर्ड के इम्तिहान होंगे, क्या फेल होने का इरादा है? अगर नहीं पढ़ना तो घर बैठ जाओ। क्या बताती कि घर बनवाने ही के लिए ये अजाब सह रही हूँ। बेगम ने सरिया, ईंटें, सीमेंट तामीर का सारा सामान सारा की माँ के प्लाट पर पहुंचा दिया। मकान भी बन रहा था, मगर सारा अंदर ही अंदर मरती जा रही थी। जुल्म सहने की ताकत खत्म होती जाती थी। इसकी भूख मर गई थी। खाली पेट स्कूल आने से पेट में दर्द रहने लगा था। 2-3 बार बेहोश भी हुई, मगर खुददार थी कि हम करीबी सहेलियों को भी ना बताती कि मैं बगैर नाश्ते खाली पेट स्कूल आ जाती हूँ, क्योंकि बेगम सुअर ही होती हैं, उनकी इजाजत के बगैर खाने पीने की कोई शय नहीं उठा सकती। मैं और ताहिरा खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते थे। रोज लंच बॉक्स साथ लाते और जेब खर्च भी पास होता, लेकिन वो कुछ बताती नहीं थी, तो उसके खामोश रवैये से हम अब इससे दूर दूर रहने लगे थे। इसको जैसे दोस्ती के रिश्ते से भी दिलचस्पी ना रही हो। इसकी शख्सियत बेगम के घर में रहने से बिल्कुल ही बदल चुकी थी। वो अब भी ऊंचे ख्वाब देखती थी। हमारे घर आती तो कहती, ज़ारा, जब हम दोबारा अमीर हो जाएंगे तो बिल्कुल ऐसा घर बनाएंगे जैसा कि तुम्हारा है। सारा नेक सीरत थी। उसने 5वीं में ही कुरान पाक हिफ्ज कर लिया था और हर वक्त ज़बानी तिलावत करती रहती थी। वो बहुत परकशिश हुआ करती थी, मगर अब चेहरा बेरौनक और जिस्म हड्डियों का ढांचा बन गया था। इंसान एक हद तक सख्ती बर्दाश्त कर सकता है। 8वीं जमात में आते ही बीमार पड़ गई। उन्हीं दिनों इसका चचा किसी दोस्त की मदद से कमाने की खातिर दुबई चला गया। ये लोग नए घर में शिफ्ट हो गए और किराए का घर छोड़ दिया। हम उनके नए घर को देखने गए। 3 मरले का मकान था। हवेली में रहने वाले ये लोग इस घर में भी इस कदर खुश थे कि जैसे दुनिया जहान की नेमत मिल गई हो, क्योंकि अपना घर तो अपना होता है, घास फूस का ही क्यों ना हो।
सारा अब इतनी कमजोर हो गई थी कि बोलना चाहती तो बोल ना सकती, आवाज ही ना निकलती थी। जब हम उसके घर इयादत को गए, वो इशारे से बात कर रही थी। मैंने वालिदा को बताया तो वो इसको मजबूर करके अस्पताल ले गई। चेकअप कराया तो पता चला कि जिस्म पर जलने के दाग और ज़रबात हैं। डॉक्टर मेरी वालिदा की खालाजाद थी, वो ये सब देखकर हैरान रह गई। सारा की माँ से कहा कि तुम लड़की का ख्याल करो वरना मैं पुलिस को इत्तला कर दूंगी। वो समझी कि सारा का भाई सख्त मिजाज है, वो इसे मारता है क्योंकि इसने माँ को यही बताया था कि बगैर बताए सहेली के घर चली जाती है तभी मार खाती है, लेकिन यह सरासर झूठ था। अम्मा ने जब भाई को ये हालात बताए तो मेरे भाई को बहुत दुख हुआ। वो फौज में ऑफिसर हो गए थे। कहा कि मैं सारा से शादी करूंगा। अम्मा को आमादा किया कि इसका रिश्ता लें, वो नेक लड़की है, गुर्बत की वजह से ये हालात हो गए हैं, लेकिन खानदान तो अच्छा है और पहले जमींदार घराना था जो कलीम ताया की वजह से बर्बाद हुआ है। अम्मा राजी हो गई। कहा सारा मैट्रिक कर ले तो रिश्ता कर लेंगे। इम्तिहान नजदीक आ गए। पेपर वाले दिन वो पर्चा हल कर रही थी कि कलम उसके हाथ से गिर गया और उसके हाथ कांपने लगे। मैं पर्चा कर चुकी थी, इसे सहारा दिया, बैग उठाकर बाहर लाए। गुज़िश्ता रात से कुछ खाया ना था, भाई गाड़ी पर लेने आए थे, जबरदस्ती इसको घर ले आई और नाश्ता कराया। इस वाकया के बाद सारा की माँ ने इसको बेगम की नौकरी से निकाल दिया और घर ले आए। वो काफी लागर थी, अब पढ़ भी ना सकती थी। माँ ने सारा की गिरती सेहत के सबब इस अमीर बेगम से मजीद नया मुआहदा न किया क्योंकि अब उनका देवर कमाने लगा था। वो दुबई में मुलाजमत करता था, रकम बाकायदगी से भिजवा रहा था, लेकिन मसाइब के जिस तूफान का मुकाबला इस बाहिम्मत और नातुआ लड़की ने किया, वो अपने जानलेवा असरात उन पर छोड़ गया। उनके घर से रफ्ता रफ्ता गुर्बत दूर होने लगी, मगर सारा को सेहत की दौलत दोबारा ना मिल सकी। वो 8वीं का इम्तिहान भी ना दे सकी और बिस्तर पर गिर गई। जिन दिनों हमारा 8वीं का नतीजा आया, एक ऐसा मनहूस दिन हमारी जिंदगी में आया जिसको कभी फरमोश ना कर सकूंगी। मैं अपने पास होने की खुशी मना रही थी कि दर पर दस्तक हुई। शाम के 7 बजे थे। किसी ने आकर बताया कि सारा सारी हसरतें दिल में लिए इस दुनिया से जा चुकी है। क्या बताऊं, इस खबर से हमको कितना सदमा हुआ। आज अपनी बेहिस्सी खून के आंसू रुलाने लगी कि क्यों अपनी दोस्त की बर वक्त खबर ना ली, जबकि वो मुफलिसी के जहन्नम में सुलग रही थी और स्कूल में हम उसकी बात भी लापरवाही से सुनते थे। जिस दिन उसने स्कूल को खैरबाद कहा, इस पर एक टीचर ने क्लास की लड़कियों के सामने के दिया, सारा तुम इसी रजिया की बेटी होना जो फुला स्कूल में आया है। अगर चाहे तो यहाँ भी आया हो सकती है, जगह खाली है। यहाँ तनख्वाह ज्यादा मिलेगी, अपनी अम्मा को बता देना, चाहिए तो आकर मुझसे मिल ले। बस ये इसके स्कूल का आखिरी दिन था। इसकी इज्जत नफस को ऐसी चोट लगी कि फिर उसने हमारा सामना किया और ना स्कूल आए। आज इसे दुनिया से रुखसत हुए 10 बरस गुजर चुके हैं, लेकिन जब कभी इसका मासूम सा मजलूम चेहरा याद आता है, दिल बुझ जाता है। जी चाहता है कि वो जहाँ भी है उड़कर उसके पास चली जाऊं और गले से लगा लूं। वो बड़ी साबिर थी, शायद कि खुदा को इसीलिए पसंद आ गई और अपने पास बुला लिया। सुना है खुदा अपने प्यारों को जल्द अपने पास बुला लेता है। आज उनके घर से गुर्बत दूर हो चुकी है। इसके भाई की शादी खाते पीते घराने में हो गई है और उन्होंने अपना बड़ा और अच्छा घर तामीर करा लिया है। काश मेरी ये प्यारी दोस्त अपना ये नया और बड़ा घर देख सकती। किसी ने सच कहा है कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मुफाजात। काश कोई हमारे मुल्क से गुर्बत के बढ़ते सैलाब के असबाब खत्म कर दे और बच्चों बच्चियों से मजदूरी कराने की बजाय उन पर अच्छी तालीम के दर खोल दिए जाएं। उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।